अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सुमिशा और आप मुझे आज लेक्चर ले रहे हैं। हम एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का पहला पेपर कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस का। ये कंपल्सरी पेपर है, सबसे और इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो आप पास हो गए, क्योंकि 2020 की जैसे मैं रिजल्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो सप्ली आई है वो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में आई है। इसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 4 ममालिक मिलेंगे, यूके मिलेगा, यूएस मिलेगा और चाइना मिलेगा। इसके साथ आपको लास्ट तुर्की भी मिलेगा, लेकिन मैंने तुर्की नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये 3 मतलब कंट्री किए थे। अब अच्छा, 3 कंट्रीज में मैंने सवालों की लिस्ट भी लिखी हुई है, टॉपिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तारुफ मिल जाएगा, बादशाहत मिल जाएगी, पार्लियामेंट मिल जाएगा, आइन और खसूसियत आपको मिल जाएगी, बरतानवी वज़ीर आज़म आपको मिल जाएगा। बरतानवी दारुल उमरा नहीं मिलेगा आपको बुक में। बरतानवी दारुल उलूम की तशकील भी मिलेगी, काबीना की अहमियत भी नहीं है उसके अंदर, सियासी जमातें और उसकी खसूसियत भी उसके अंदर नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट में जो ये क्योंकि पास्ट पेपर का एनालिसिस दिए हुए हैं, अहम टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में तारुफ है, सबसे इम्पोर्टेंट और अहम सवाल जो इसका मैं कहूँ कि जो आ सकता है वो सेकंड नंबर पे है, चेक एंड बैलेंस का। कल जब हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ा था तो हमने उसमें सप्रेशन ऑफ पावर पढ़ा था। किसका था? बेल्टन का नहीं, किसका था? सेपरेशन ऑफ पावर, सेम इसी तरह का तवाज़ुन एहतिसाब का निज़ाम, चेक एंड बैलेंस का। फिर उसके बाद अमेरिका का आइन, अमेरिका के आइन के बाद चेक एंड बैलेंस का फिर वही तरीकाकार आ गया। ट्रायंगल में आप लोगों ने इसको लिखना है। यूएसए में सदर का इंतखाब कैसे होता है उसका पूरा एक तरीकेकार है। डे 1 से लेके लास्ट डेट तक उसकी उसे क्या क्या करना है ये सारी उसमें डिटेल लिखनी होती है 25 नंबर के मार्क्स में। सुप्रीम कोर्ट हो गया, सेनेट हो गया, कांग्रेस हो गया। चीन के 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना इस वक्त छाया हुआ है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। इसलिए चीन की जो है वो चीनी अवामी कांग्रेस, स्टेट काउंसिल और चीन का सियासी निजाम, ये मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट है चीन के। अब आ जाते हैं हम अपने आउटलाइन, नहीं अभी करेंगे, एक सेकंड, हम आउटलाइन को बाद में करेंगे। ये मैंने उस वक्त नोट्स बनाए थे जब मैं खुद पढ़ भी रही थी और मैं मतलब कोई मुझसे मांगता था तो मैं ये 500 में देती थी नोट्स, ये जो ऊपर गए पेजेस। खैर, इसके अंदर आगे हम है मैंने मैम एनालिसिस तुर्की का किया भी हुआ। बना जी जी, तुर्की का भी बना लेते। वो कौन सा हमारा दुश्मन है? तुर्की भी तो हमारा दोस्त मुल्क है। जाके अपना माइक ऑफ करें। अच्छा जी, यूके में ना 2 सबसे बड़े सवाल आते हैं और एक मुख्तसर नोट आता है। पेपर का सेटिंग बता दूं कि पेपर एग्जामिनर कैसे सेट करता है। अब आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज सीखनी है कि हमारे पास 7 इसके पेपर्स होंगे। एक सेकंड, इसके अंदर 7 पेपर्स होंगे, 7 सवाल होंगे, जैसे कि पहले भी बने हुए थे पेपर्स, ठीक है। मैं इसका पेपर बनवा लेती हूँ क्योंकि सामने मेरे वो है। पेपर की सेटिंग आप लोगों को सीखनी है कि पेपर एग्जामिनर सेट कैसे करना है। अच्छा जी, 7 सवाल है, 6 सवाल ब्लॉक होते हैं और एक उसमें उन्होंने जो सबसे एंड पे है नोट होता है, नोट के अंदर उसने 3 नोट दिए होते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। आपके पास 12-12 नंबर के 2 चॉइस, एक ही चॉइस होती है, 12-12 नंबर का ये होता है। और मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगी आप लोग नोट उठाया करें, क्योंकि 12-12 2 नंबर 2 सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो 12-12 की करेंगे। अगर आपको एक एग्जामिनर आपका चेकर करने वाला अगर आपको 8 नंबर एक उसमें देता है ना क्वेश्चन के आंसर में, तो दूसरे में भी वो 8 देगा। इस तरह आपके 16 हो जाएंगे टोटल। मैम की आवाज स्लो आ रही है सरदार, मैं इससे और ऊंचा कैसे बोलूं? पंखा बंद कर दूं थोड़ी देर? खैर, माइक ने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर अहमद यहाँ पर है तो मैं अभी 1 घंटा हो गया था मुझे माइक लगाना, बिल्कुल नहीं आया। ये माइक मेरे साथ पास ही पड़ा हुआ है, ये माइक, लेकिन मुझे इसको अटैच करना नहीं है। अच्छा, खैर हम बात कर लेते हैं
3 सवाल ये पूरे टॉपिक कर लेंगे, आपका समझो कि आधा पेपर हो गया। उसके बाद अमेरिका है, उसके देख लेते हैं अमेरिका में से उसने क्या किया होगा। 2019 में 2 बड़े सवाल आए थे, एक नोट आया था, 2 सवाल आए थे 18 में, 2 सवाल आए थे, एक नोट आया था 17 में। ये मैंने पेपर की स्कीम बनाई हुई है कि 2019 में 3 सवाल आए हुए हैं पहले, ठीक है। उसके बाद 2018 की स्कीम बनाई हुई है, फिर 2017 की स्कीम बनाई हुई है, फिर 2015 की स्कीम बनाई हुई है कि 2 बड़े सवाल आए, एक नोट आया है। फिर दोबारा देख लेते हैं 2016 की बात देख लेते हैं, 2 बड़े आए, एक नोट आया, वही सेम स्कीम उसने उठा रखी है। 2 बड़े सवाल आए, एक नोट आया 2015 में। ये आपके पेपर की स्कीम है यूके की। यूके बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सारे सवालों के अंदर अगर देखा जाए तो एंड में मैंने इंग्लिश लिखी हुई है। इंग्लिश का मतलब है कि जो ऊपर सवाल किए गए उसमें से जो उन्होंने 5 टॉपिक उठाया, 5 पे ही उन्होंने सवाल बना दिए। ये जितने भी सवाल ऊपर गए हैं 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 सवालों की जो लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, उन 16 सवालों में सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक आप लोगों के कवर हो रहे हैं, जिसको उसने घुमा फिरा के बार-बार सवाल बना के आप लोगों के सामने कर दिए हैं। अगर आप ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि जो पेपर सेटिंग करने वाला है वो अगर किस तरीके से पेपर में सवाल को घुमा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाय चांस आपको फिर भी पता नहीं चलता कि फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है पार्टी सिस्टम के हवाले से और आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार इसमें सवाल क्या लिखना है, इसमें जवाब क्या लिखना है, तो आपने क्या करना है, अपने दिमाग का उस वक्त इस्तेमाल करते हुए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, उसमें पीएम की जिम्मेदारी लिख देनी, उसमें पार्लियामेंट उठा के डाल देनी है, क्योंकि पार्लियामेंट होती है तो उसमें यही होता है कि आपका पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट उसमें पार्टी बताई होती है कि उसमें 2 पार्टी सिस्टम था, 1 पार्टी सिस्टम था, या उसमें काफी सारी पार्टीज थी, ठीक है। ये आप लोग जब इस पेपर को पढ़ोगे पूरा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेपर सेटिंग की तरफ चले जाते हैं। तो पेपर सेटिंग में अगली जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अमेरिका। मैंने अपने पेपर में सिर्फ 2 ही किए थे, अमेरिका किया था और ब्रिटानिया किया था। मैंने चाइना का सिर्फ एक सवाल किया था, सी पैक के हवाले से। चाइना की इंपॉर्टेंट सी थी, वो भी पाकिस्तान के हवाले से, इसके अलावा नहीं की थी। यार अमेरिका में से भी वही उसने स्कीम उठाई है कि 2 बड़े सवाल है और एक नोट है। अगर आप पेपर अपना देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका में से भी उसने 2 सवाल था और एक बड़ा था। टोटल आपके 5 सवाल हो गए हैं। ब्रिटानिया में से 2 सवाल, अमेरिका में से 2 सवाल, 4 सवाल हो गए और एक नोट कर लोगे तो टोटल 5 सवाल हो गए। आपका पेपर कंप्लीट हो गया अगर आप 2 करते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि रिस्क नहीं लेना अपनी जिंदगी में और आपने चाइना करके जाना है कि इफ बाय चांस अमेरिका को कोई एक ऐसा सवाल डाल के दे देता है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप चाइना का अटेम्प्ट कर सको। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी रिस्क नहीं करना, कभी भी रिस्क नहीं लेना। पेपर के मामले में पूरा और गो थ्रू करके जाना है। अब देख लेते हैं 19 में आया है, 2 बड़े सवाल आए हुए हैं। ये एक नोट आया होगा 19 की बात करूँ तो, और फिर उसके बाद 18 में फिर वही उसने स्कीम दे दी है, 2 बड़े सवाल उठा के दे दिए हैं, फिर उसने एक नोट दे दिया। ये प्याज साहब हैं कौन? ये प्याज साहब ने जरा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपना नाम। ये प्याज साहब हैं कौन? अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन थे, फिर वो कट हो जाते, फिर वो ऑनलाइन आ जाएंगे। अच्छा जी, फिर 2 बड़े सवाल आए, फिर एक नोट आया है 16 में, वही 2 बड़े सवाल और एक नोट, 2 बड़े सवाल और एक नोट, वही सेम उसने चीजें उठा के दे दी है। अब हम कर लेते हैं चीन की बात। मैंने कहा है कि रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना तो इसका मतलब है आपके 7 जो सवाल है वो मैं उसको क्रैक करके आपको बता रही हूँ। 3 में से एक बड़ा सवाल लाजमी आएगा और एक नोट आएगा। इसका मतलब है जो 3 नोट का ऑप्शन में आपके पड़े होते हैं, एक अमेरिका में से आएगा, एक ब्रिटानिया में से आएगा, एक चीन में से आएगा। तुर्की में से कभी कभी आ जाता, कोई उसमें मतलब ज्यादा नहीं आता। तो 3 नोट आपके कंप्लीट हो गया, 7 नंबर 6 हो गया। अब जो बाकी के जो 6 सवाल थे ना उसमें से ये बताएंगे 2 अमेरिका के हो गए, 2 ब्रिटानिया के हो गए, टोटल 4 हो गए, एक चीन का हो गया, 5 हो गए। आखिरी जो सवाल है वो आपका तुर्की में से आएगा। पेपर की समझ में जब आपको आ जाएगी तो आप ये इजीली और ईमानदारी से पढ़ेंगे। अदरवाइज ब्रिटानिया समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, चीन कर लेता हूँ। चीन करने लगे तो उसके बाद यार ये तो पढ़ेगा या मैं तो बहुत पेपर करके गया था, मैं तो बहुत पेपर करके पेपर में बैठे हैं जी, पेपर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा?
हमें वो पेपर की स्कीम ही नहीं पता थी, तो हम चाइना पर ज्यादा ध्यान देंगे, हमने तुर्की ज्यादा कर लिया, बरतानिया को छोड़ दिया। बरतानिया बहुत मुश्किल है, बरतानिया में आपको 3 से 4 दिन लगाने पड़ेंगे हर हाल में, लेकिन मैं आपको फिर भी 2 या 3 दिन में कवर करवाऊंगी, कोशिश करूंगी। खैर चीन की सवालों की लिस्ट मेरे सामने लिखी हुई है, आप लोग बाद में नोट कर लेना यूट्यूब पे जाके। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे तुर्की की तरफ। वही एक स्कीम, उसमें से सिर्फ एक सवाल आएगा तुर्की में से। टोटल आपके 6 बड़े सवाल और एक जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसका है नॉट का, वो मैंने आपको पेपर क्रैक बता दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप 50% पेपर करके जाओ, 30% पेपर करके जाओ, या 80% पेपर करके जाओ। 110% जो बंदा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाना चाहता है वो तुर्की भी करके जाए, साथ चाइना भी करके जाए, बरतानिया भी करके जाए, और उसके अलावा अमेरिका भी करके जाए। अमेरिका और बरतानिया में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, वो तो अच्छे से करके जाना। चीन और तुर्की में से 50-50 कर लेना, आपका 80% मार्क्स का मतलब नंबर हो जाएंगे। मेरा ऐसे ही था, मेरे पता नहीं कितने मार्क्स आए, मैंने खुद नहीं देखे इसमें। अच्छा खैर, दूसरी बात ये कि मैं शुरू करने से पहले 2 चीजें और इसमें मैं बताना चाहूंगी। सवाल आएंगे आपके पेपर में, उर्दू मीडियम वालों के लिए खास तौर पर ये मैं बात बताऊंगी, और आप लोगों के बात बताऊंगी कि थोड़ी सी इंग्लिश की हाउ नाउ आप लोगों ने जाननी है इस पेपर में, अदरवाइज आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे, जैसे मैंने ऊपर यूके में, ये देखिए यूके के मैंने 5 टॉपिक की लिख दिए हैं। अब मुनार के सिस्टम यहाँ पर लिखा है, यूके पीएम लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और पार्लियामेंट लिखा है। इसकी हाउ नाउ आपको इंग्लिश में भी होनी चाहिए और उर्दू में भी होनी चाहिए। अगर उर्दू में सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, वो जो लफ्ज आपके माइंड में है कि मैं पार्लियामेंट भी करके गया हूँ, मैं यूके भी करके गया हूँ, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन भी करके गया हूँ, मुनार के भी करके गया हूँ, पूरे सवाल में आपने वो लफ्ज ढूंढना है। अगर आपको वहां मुनार के लिखा हुआ समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुनार के लिखी हुई समझ में आ गई, या कॉन्स्टिट्यूशन मुनार के लिखा हुआ समझ में आ गया, तो समझ में आ जाएगा कि मुनार के लिखना बादशाहत लिखनी है। अब उसने कौन सी बादशाहत पूछी वो तो आपको समझ में नहीं आएगी, आईनी पूछी होगी या सिंपल वाली पूछी होगी, लेकिन आपने फिर भी मेरा जो मैं अपने लिए एक 100% एक बात कहूंगी ना, वो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग इंग्लिश जरूर करके जाना। इसलिए इस पेपर को मैंने इंग्लिश में भी किया था और उर्दू में भी किया था। इसकी एग्जांपल मैं आगे बता रही हूँ आप लोगों को। हम आज पेपर अभी फिलहाल क्लास ही करके मैं आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ कि इस पेपर को क्रैक कैसे करना है, इस पेपर में मार्क्स अच्छे कैसे लेने हैं, और इस पेपर को तैयार कैसे करना है इन शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने। ठीक है, अब ये सामने आ गया आपका यूके का इंट्रोडक्शन। अब यूके का इंट्रोडक्शन तो जैसे कि नॉर्मली सबको पता है, बरतानिया है, ठीक है, उसमें मतलब एक निजाम हुकूमत है, वहाँ पे मलका होती है, वहाँ का एक पीएम होता है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ 2-4 चीजें सबको ही पता है टोटल तकरीबन। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसके ना जो छोटे छोटे लफ्ज है ना, वो इंग्लिश के और उर्दू के दोनों करके जाना है। वो हजानी तंज हुकूमत है वहाँ पर, अब उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, यूनिटरी स्टेट होनी चाहिए, यानी कि ये आपको लफ्ज पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का लफ्ज आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है। मुझे अपने सिस्टम मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। मोबाइल को 15 मिनट के बाद आप लोगों को याद आएगा। अच्छा जी खैर, अब आ जाते हैं यूके के बारे में। मैं आप लोगों को बता रही थी यूके को समझने के लिए और अमेरिका के लिए, ये दो ममालिक के लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी हाव नाव होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में वो जब बाज़ औक़ात पेपर होता है ना, पेपर में इंग्लिश कुछ लिखी होती है और उसका उर्दू कुछ लिखी होती है।
आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले इंग्लिश भी पढ़नी है उर्दू भी पढ़नी है। जब आपको पता चले कि दोनों एक ही सवाल उसने पूछे हैं तो आपने ओके ओके अपने सवाल करना शुरू कर देना। लेकिन पिछली बार 2020 के पेपर में ऐसा हुआ था, 2020 का पेपर 2020 के पेपर में ऐसा हुआ था कि सर आप लोगों का एक सवाल ऐसा था जिसकी उर्दू कुछ थी और इंग्लिश कुछ थी, लेकिन उर्दू उन्होंने गलत लिख दी थी, इंग्लिश के लफ्ज हमें पता चल गए थे कि ये उसने सवाल ये पूछा है, लेकिन उसने उर्दू करते वक्त उसकी ट्रांसलेट करते वक्त उसने उसके मायने घुमा दिए थे, मायने और मतलब। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात मतलब जाहिर बात है मैंने तो CSS के दौरान में ये बात समझी थी कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी आनी चाहिए और उर्दू भी पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों प्रिपेयर किया हुआ है। खैर थोड़ी रफ राइटिंग होगी इस पेपर में, मैंने इसको नीट नहीं किया हुआ। पार्लियामेंट, अच्छा इसकी ना मतलब आउटलाइन है ना, आउटलाइन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग सिर्फ यूके से कर लेते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ होता है। इसके डिटेल जो मतलब यूके का डिटेल जो लेक्चर होगा ना वो हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। यूके, जब हमारे दिमाग में यूके का माइंड में यूके का नाम आए तो समझना कि 3 लफ्ज आपने ऑटोमेटिकली याद कर लेने हैं। ये 3 लफ्ज आप लोग याद अभी कर लोगे ना तो आपका पूरा ये यूके आसान हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और यूनिटरी स्टेट है। अब ये जो 3 मैंने ये जो नंबर 3 लिखे हुए ना, ये 3 समझ गए ना तो समझो आपका पूरा यूके हो गया। यूके का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, वही इंग्लिश में लिखा हुआ था। यूके इज यूनिटेड स्टेट विद डिविजन्स दैट गवर्न विद इन द फ्रेम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन विच द मोनार्क करंटली क्वीन एलिजाबेथ। अब आपको ये नाम याद होना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो क्वीन है वो एलिजाबेथ 2 है, इज द हेड ऑफ स्टेट, व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इज करंटली बोरिस जॉनसन है, ठीक है, इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा जी, ये आपको हर हाल में इंग्लिश में आना चाहिए, उर्दू में कभी भी वहां नहीं लिख के आना। अगर आपने सवाल भी लिखना है, सवाल आपने जो भी सवाल आए व्हाटएवर जो भी सवाल आए आपने उर्दू तो लिखनी है, लेकिन आपने कुछ लाइनें इंग्लिश की जरूर लिखनी है क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। मैंने तो ये लाइन, ये जो मेरा पैराग्राफ है ना इंट्रोडक्शन का, ये मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मैंने उर्दू में इंट्रोडक्शन लिखा है, तारुफ बरतानिया का लाजमन मैंने लिखा है। जैसे मैं तारुफ अफलातून लिखती हूँ ना, तारुफ अरस्तु लिखती हूँ, वैसे ही मैंने तारुफ बरतानिया लिखा था। अगले बंदे को पता चल गया कि इसने रट्टा नहीं लगाया, इसने बरतानिया की टोटल जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसको समझ के उसने पैराग्राफ में लिखा है। ये मेरा था, थोड़ा ट्रिकी था। तारुफ लिख के तारुफ बरतानिया लिखा था, 2 पैराग्राफ लिखे थे मैंने, ठीक है। आपने ये जो पैराग्राफ मैंने आप लोगों के सामने शो किया ना इंग्लिश में, ऐसे ही रट लो इसको। मौजूदा बरतानिया का नाम एलिजाबेथ 2 है, मौजूदा वजीर आजम बोरिस जॉनसन है। अब दूसरी जो मैंने उसमें नंबर लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था मैंने, दूसरा जो मैंने लिखा हुआ था उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखा हुआ था। ओके, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक, छोड़ो इंग्लिश, उर्दू में देख लेते हैं। और इसकी डेफिनेशन आपने हर हाल में याद करनी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में करना चाहे कर लें, लेकिन आपने अगर इंप्रेशन अच्छा रखना है तो उर्दू के साथ साथ 1-2 लाइन इंग्लिश में भी लिख के आना पेपर में। पार्लियामेंट से मुराद वो मजलिस होती है जो मुल्क के लिए कानून साजी करती है। कानून क्या है? हम हमारे जो कानून है, लॉज हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लॉज हैं, हमारे ट्रैफिक के लॉज हैं, इन सबको बनाने के लिए जो एक मजलिस बैठती है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, जिसमें पार्लियामेंट्रीज बैठे हैं, वो उस मजलिस को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपने हर हाल में याद करनी है। अमेरिका के लिए भी, अमेरिका की कुछ और है, ये बरतानिया की है, आपने अमेरिका की अलग याद रखनी है और बरतानिया की अलग रखनी है। उसको मकनन्ना भी कहा जाता है। मकनन्ना का लफ्ज देखो दोबारा आ रहा है, मकनन्ना को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव करते हैं। ये लफ्ज याद रखना क्योंकि चेक एंड बैलेंस में 3 ये लफ्ज आपके इस्तेमाल होंगे, मकनन्ना, अदलिया और एक तीसरा लफ्ज था मकनन्ना, अदलिया और तीसरा क्या था? इंतजामिया। इंतजामिया, थैंक यू। ये 3 लफ्ज आपने हर हाल में याद रखने हैं। इसकी इंग्लिश भी याद रखनी है आपने, उर्दू भी याद रखनी है, ये लफ्ज आपने, ठीक हो गया। अच्छा जी, बरतानवी पार्लियामेंट में ये सिर्फ मकनन्ना नहीं होता बल्कि इक्तिदार आला के हामिल भी होता है। अब इक्तिदार आला हमने कल पढ़ा था। अब इक्तिदार आला ये वेस्टर्न के लिहाज से, वेस्टर्न ने कहा था कि वो बॉडी, इक्तिदार आला वो बंदा जो कि सब कानून से ऊपर होगा, वो इक्तिदार आला होगा।
इस वक्त बरतानिया के इक्तदार आला मलका एलिजाबेथ है, ठीक हो गया, एलिजाबेथ 2। अब इक्तदार आला तो हमने पढ़ लिया था। इक्तदार आला जब मैं पढ़ा रही थी, अच्छा अभी इक्तदार आला में जब पढ़ा रही थी तो मैंने उसके दो काइंड्स बताई थी आप लोगों को, एक एब्सोल्यूट मुनारके बताया था और एक मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अनारके बताया था, ठीक हो गया। अब ये दो लफ्ज आप लोगों ने याद रखने, क्योंकि तब भी मैंने कहा था और अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों को बरतानिया समझ में नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारके और एक एब्सोल्यूट मुनारके, मुतलकुल अनान मुनारके कहा जाता है उसको। अच्छा जी 10 मिनट्स मैं इसको खत्म कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। पार्लियामेंट दो, अच्छा अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बाई कैमरल है, ये लफ्ज याद रखना, क्योंकि बाई कैमरल इधर आएगा और अमेरिका के कुछ और है। बाई कैमरल का मतलब होता है जिसमें दो हाउसेज होते हैं। हमारा, मेरा ख्याल है हमारा सेनेट है और मजलिस है, वो क्या कहते हैं, सेनेट के अलावा हमारा जो एक है, मैम अवाने जेरी, अवाने बाला, अवाने जेरी, हाँ जी, ईवाने बाला और ईवाने जेरी। पार्लियामेंट, एक हमारा पार्लियामेंट। कौमी असम्बली है और एक हमारी सेनेट है ना। मैम इसी वो तरह कौमी पार्लियामेंट, असम्बली तो वही है, नेशनल असम्बली, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, वो इसी तरह, अवाने जेरी है और सेनेट अवाने बाला है। हाँ जी, इसी तरह बरतानिया में भी ये दो हैं, दारुल उमरा है, दारुल अवाम है। अच्छा इन दो लफ्जों को अभी समझ लो, क्योंकि पूरा पेपर समझ में आने हैं, बाकी सवाल आपको समझ में आएंगे। दारुल उमरा होता है अमीर लोग, अहम तरीन लोग, वो लोग जो के, अब नीचे लिखा हुआ है, वो लोग दो किस्म के अवान होते हैं, जो के इनके बिशप होते हैं, पादरी होते हैं, मजहबी रहनुमा होते हैं, अमीर होते हैं। और जो ये अवान है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, दारुल उमरा का, ये नस्ल दर नस्ल चलता है, ठीक है। यानी कि मैं मर गई तो मेरी बेटी ऑटोमेटिकली सीट पर बैठ जाएगी, कोई भी बंदा मर गया तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली उस सीट पे बैठ जाएगा, उसको किसी भी एग्जाम की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है उसको क्वालिफाई करने के लिए, वो खुद ब खुद उसका क्वालिफाई कर जाएगा। ये नस्ल दर नस्ल चीज चल रही है और बरतानिया के अलावा दूसरे ममालिक में भी इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम चलते आ रहे हैं। खैर ताहयात उम्रा है, मुरवसी है। इस वक्त जो इसकी तादाद आप लोगों ने याद रखनी, ये शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है, इस वक्त तादाद 1185 है, ठीक है। इसका जो सरबरा है उसको चांसलर कहा जाता है, जो इजलास की सदारत करता है। बस हो गया। ये सेकंड नंबर पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर लेते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स को आम लोगों की जो मजलिस है उसको कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें मुंतखब किए जाते हैं, इसको भी आप डिटेल में पढ़ोगे इसलिए शॉर्ट में समझ लो। इसमें भी एक मतलब वोट होते हैं, उसके थ्रू जो नुमाइंदे होते हैं वो आप पाते हैं और फिर इस हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा बनते हैं। इसमें जो जैसे कि हम मैं बात करूं, मेरे एमपी एमएनए की बात कर लूं, एमपीए की बात कर लूं, और ये वो तमाम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के हिस्से होंगे बरतानिया के, अवामी नुमाइंदे होते हैं। इस वक्त जो इनकी तादाद है वो 650 है, ठीक है। एमपीएस कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा जी अब देख लेते हैं अमीर ऑफिस में होते हैं, ये डिटेल में आप लोग पढ़ लोगे इसको बाद में। बरतानिया को समझना है, इन शॉर्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन बरतानिया को समझना है, ये जो मैप मैंने बना रखा ना एज इट, ये मैप अपनी बुक पे बना लो, एज इट अपने पास बना लो। तो वही सेम, सबसे पहले बरतानिया लिखा, बरतानिया के 3 वही हिस्से लिखे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारकी, और तीसरा उसका मैंने जो लिखा है लास्ट, यूनिटरी स्टेट। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को अभी हम डिस्क्राइब करके आए हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। बाई कैमरल है, 2 निजाम है उसके अंदर, 2 हाउसेज है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ये देख ले मैंने सामने लिखा हुआ है, बाई कैमरल के सामने हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिखा हुआ है, हाउस ऑफ कॉमन्स लिखा हुआ है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने 650 उसकी तादाद लिख दिया, अवाम के नुमाइंदे लिख दिए। हाउस लॉर्ड्स के सामने 1185 लिख दिया और मजहबी रहनुमा लिख दिए। खैर ये सब चीजें होंगे। बरतानिया के साथ मैंने क्वीन एलिजाबेथ का नाम भी लिखा हुआ, पीएम का नाम भी लिखा हुआ, कैपिटल इस वक्त इनका लंदन है, गवर्नमेंट के इसके हवाले लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार के वही 2 मुनार के, एक बादशाह जो सिर्फ नाम के इख्तियारात होते हैं, बाकी पार्लियामेंट के पास होता है, उसे आईनी बादशाहत कहा जाता है, जिसका मतलब है हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के कुछ और है। इस वक्त मलका एलिजाबेथ
देखने में मलका है लेकिन इस वक्त वो फैसले नहीं कर रही। जो वो फैसलों पे अमद दरामद करती है वो वही फैसलों पे सिग्नेचर करती है जो कि पार्लियामेंट कह देता है। इसीलिए ये कहावत याद रखना कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, ये मैंने लिखी हुई है, ये याद करने के लिए। यूनिटरी स्टेट की बात कर लो तो तमाम हुकूमत मरकजी हुकूमत के पास होता है। लंदन में जो मरकजी हुकूमत बैठी है उसके पास होती है, बाकी रियासत उसके बॉनिट है, छोटे छोटे सूबों की तरह काम कर रहे हैं जैसे हमारे हैं। फेडरलिज्म फेडरेशन सिस्टम है, वहाँ पर लोकल बॉडीज है, सरकारी इदारे हैं, मरकजी हुकूमत से इख्तियारात लेके उसकी निगरानी करते हैं, वहाँ पर लोकल सिस्टम है। ठीक है, ये आप लोगों का बरतानिया था, बरतानिया का इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर है अगर आपको ये समझ में आ गया ना छोटे छोटे मतलब, तो आपको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को आपने 1 दफा 2 दफा 3 दफा देखनी है, इसको बाकायदा लिखना है। और इससे पहले कि ये बंद हो तो मैं इसको बंद कर दूं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।